19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय था जब समाज में एक तरह का ठहराव आ गया था। कई सामाजिक कुरीतियां थीं जो जड़ पकड़ चुकी थी। लेकिन ठीक इसी दौर में एक बहुत ही पावरफुल रिफॉर्म मूवमेंट यानी सुधार आंदोलन की लहर उठी, और इस लहर की बुनियाद थी प्राचीन वैदिक ज्ञान। देखिए, इस आंदोलन का जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, उसका ये क्वोट सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर चोट करता है। ये साफ साफ दिखाता है कि उस दौर में रीजन और सुपरस्टिशन मतलब तर्क और अंधविश्वास के बीच कितनी बड़ी लड़ाई थी। और असल में यहीं से एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई जिसने समाज की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले उस बैकग्राउंड को समझते हैं, वो सामाजिक और धार्मिक माहौल जिसने इस बदलाव के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। सवाल ये है कि आखिर सुधार की जरूरत पड़ी ही क्यों? उस समय का समाज कई तरह की बुराइयों से घिरा हुआ था। देखिए, अंधविश्वास हावी था, तर्क की कोई जगह नहीं थी, धर्म का मतलब बस मुश्किल और जटिल कर्मकांड बनकर रह गया था। जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था थी उसने समाज को बुरी तरह बांट रखा था। ऊपर से पुजारी वर्ग का भ्रष्टाचार जिससे आम लोगों का भरोसा टूट रहा था। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन यानी शिक्षा, वो बस कुछ लोगों तक ही सीमित थी। तो कुल मिलाकर समाज में एक ठहराव सा आ गया था। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के जवाब में एक बहुत पावरफुल मूवमेंट खड़ा हुआ, और ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी, एक वैचारिक क्रांति जिसका मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था। साल था 1875 जब आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज का मतलब है श्रेष्ठ लोगों का समाज, और इसकी नींव दो चीजों पर टिकी थी। पहला, तर्क यानी रैशनैलिज्म, और दूसरा ये पक्का विश्वास कि वेद ही ज्ञान का इनफॉलिबल सोर्स हैं, मतलब एकमात्र अचूक स्रोत। तो मिशन क्या था? मिशन बिल्कुल साफ था, हिंदू धर्म को उसके ओरिजिनल वैदिक रूप में वापस ले जाना और समाज को उन सभी बुराइयों से प्योरीफाई करना जो वक्त के साथ इसमें शामिल हो गई थीं। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस पूरे मूवमेंट के पीछे का दिमाग थे, द इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट, एक ऐसा थिंकर जिसने तर्क को यानी रीजन को अपनी क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद को एक मिस्टिक की तरह नहीं बल्कि एक रैशनल रिफॉर्मर, एक तर्कवादी सुधारक के तौर पर देखा जाता है। उनकी मान्यताएं बहुत स्पष्ट थीं। वो मानते थे कि वेद इनफैलिबल हैं, मतलब अचूक हैं। उनका मानना था कि सत्य और तर्क, ट्रूथ एंड लॉजिक सबसे ऊपर हैं, और हर इंसान की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है सत्यार्थ प्रकाश यानी द लाइट ऑफ ट्रूथ, उसने इस मूवमेंट के लिए आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन का काम किया। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये आर्य समाज के हर प्रिंसिपल और हर रिफॉर्म के लिए एक गाइड बुक बन गई। तो चलिए अब आर्य समाज के कोर प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं। ये वो सिद्धांत थे जिनके आधार पर समाज को बदलने की कोशिश की गई। देखते हैं कि हर सुधार की क्या सिग्निफिकेंस थी। सबसे पहले पूजा करने के तरीके पर बात करते हैं। आर्य समाज ने आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि ये एक बाद में आई हुई प्रथा है जिसका वेदों में कोई आधार नहीं है। इसकी जगह उन्होंने वैदिक यज्ञ यानी हवन को प्रमोट किया। इसे वो पूजा का शुद्ध, सिंबॉलिक और ओरिजिनल तरीका मानते थे। फिर आता है शुद्धि आंदोलन। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और रैडिकल आइडिया था। शुद्धि का मतलब था प्यूरिफिकेशन। ये एक प्रोसेस था जिसके जरिए उन लोगों को समाज में वापस इंटीग्रेट किया जाता था या रिकन्वर्ट किया जाता था जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। ये सोशल रीइंटीग्रेशन की एक ऐसी पहल थी जिसने उस समय की सोच को सीधी चुनौती दी। लेकिन सुधार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे। आर्य समाज का विजन काफी बड़ा था। उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन यानी महिला शिक्षा का जबरदस्त समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह की खुलकर वकालत की, और जन्म पर आधारित जो कठोर जाति व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि ये वेदों के खिलाफ है, क्योंकि वेद तो कर्म आधारित समाज की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब सिद्धांतों का जमीन पर असर क्या हुआ?
चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे इस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने धीरे धीरे एक बड़े नेशनल कॉन्शियसनेस यानी राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। ये समझने के लिए कि इस आंदोलन ने लोगों की पर्सनल जिंदगी को कैसे बदला, मुंशीराम विज की कहानी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने लॉजिक के आधार पर पारंपरिक रीति रिवाजों को मानने से साफ मना कर दिया। ये दिखाता है कि ये मूवमेंट लोगों को रैशनल थिंकिंग यानी तर्क के आधार पर सोचने के लिए कैसे इंस्पायर कर रहा था। और इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा जानते क्या है? मुंशी राम के जो पिता थे वो शुरू में बहुत निराश हुए, लेकिन बाद में वो अपने बेटे के डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्मेशन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने खुद अपने लिए आर्य समाज के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की इच्छा जताई। ये इस आंदोलन की मॉरल फोर्स का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हमें राष्ट्रवाद तक का रास्ता दिखाता है। देखिए, ये कैसे हुआ। स्टेप 1, लोगों में एक सोशल सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। स्टेप 2, अपनी स्वदेशी संस्कृति पर गर्व, उसका रिवाइवल हुआ। और स्टेप 3, इन दोनों चीजों ने मिलकर एक रिफॉर्मिस्ट नेशनलिज्म यानी सुधारवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। सोशल रिफॉर्म ने पॉलिटिकल अवेकनिंग की जमीन तैयार कर दी। चलिए अब आखिर में आर्य समाज की लेगेसी यानी उसकी विरासत को समझते हैं। आज के भारत के लिए ये क्यों मैटर करता है और ख़ास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से इसकी क्या अहमियत है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो की टेकअवेज हैं वो ये हैं। सबसे पहले, इसने अंधी परंपराओं को रैशनल इंटरप्रिटेशन यानी तर्क संगत व्याख्या से चैलेंज किया। दूसरा, इसने हिंदू परंपरा के अंदर से ही सोशल रिफॉर्म का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क दिया। और तीसरा, इसने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी बौद्धिक नींव को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। 19वीं सदी में रीजन, रिलीजन और रिफॉर्म यानी तर्क, धर्म और सुधार पर जो बहस शुरू हुई थी, वो आज के आधुनिक भारत के सोशल फैब्रिक को, हमारे सामाजिक ताने बाने को किस तरह से शेप कर रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज भी उतना ही ज़रूरी है।